हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी हिंदी टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बुक में जो है टोटल 18 सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग 6 सेट को पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में और 3 में पूछा गया है। तो इसमें जो है हम लोग पहले जो है हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो पहले जो है हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका जो है हम लोग आंसर जान लेंगे। तो इसका जो है आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 भी जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जो है जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि बने हैं? तो इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए देश का निर्देश नियुक्त किया गया? तो ये जो है किया गया है मियो ओका को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एडीबी बैंक का जो है स्थापना जो है कब हुआ था? तो एडीबी बैंक का फुल फॉर्म होता है एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला में है। क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो सखी ऐप का संबंध जो है गगनयान अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सखी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो सखी का फुल फॉर्म होता है स्पेस ब्रोन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जुलाई 2023 में मलेशिया की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कुआलालंपुरम में किया गया था? तो ये जो है किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45। लंदन स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लंदन स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो है स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 46। 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री
ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किए हैं हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो ऐतिहासिक घटना को जो है कालानुक्रमिक क्रम में सजाना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है कब लाया गया था? तो मार्च 1919 में लाया गया था। यहाँ पर जो है आंसर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट में दिया हुआ है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता जो है कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था नवंबर 1919 में। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन को वापस लेना। तो असहयोग आंदोलन जो है वापस जो है कब लिए थे महात्मा गांधी? तो ये लिए थे 12 फरवरी 1922 को। तो इसको जो है सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले जो है लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर चिन्हित कीजिए। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें से जो है कौन कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन कौन किए थे? तो इसका गठन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसका गठन 1935 में हुआ था। तो ये गलत है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 ईस्वी में। तो इसमें जो है गलत को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यह संगठन किसानों के हित के लिए कार्यरत थी। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था? तो सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सहायक संधि जो है लॉर्ड वेल्जली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है? तो सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है जे हॉलवेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, डांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो डांडी मार्च में गांधी जी के साथ जो है 78 लोग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और डांडी मार्च जो है कितने दिन का था? तो डांडी मार्च जो है 24 दिन का था और 24 दिनों में जो है 241 मील की यात्रा किए थे। तो 24 दिन में जो है कितना किलोमीटर का यात्रा किए थे? तो 385 किलोमीटर का यात्रा किए थे। अगर एग्जाम में किलोमीटर में दिया रहेगा तो 385 होगा, अगर मील में दिया रहेगा तो 241 मील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले जो है संजीवनी समाचार पत्र में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और संजीवनी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो संजीवनी समाचार पत्र के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। तो कृष्ण कुमार मित्र ने जो है सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार का विचार व्यक्त किए थे। और बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन नंबर 53, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे?
तो कौन सा नेता जो है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मौलाना मजरूल हक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चित्तरंजन दास, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चित्तरंजन दास जो है चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ मौजूद नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में जो है गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गुजरात के जो है कुल तटीय लंबाई कितना है? तो गुजरात की जो है कुल तटीय लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो कौन सा राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो ये सिक्किम जो है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 7 सिस्टर जो है राज्य कौन कौन है? तो 7 सिस्टर राज्य जो है किसको किसको कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को जो है 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गोबी मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया और चीन में है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में है। कहाँ है? तो बोत्सवाना में। और बोत्सवाना जो है कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य अफ्रीका में स्थित है बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक थे जॉर्ज ले मेत्रे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जोजिला सुरंग परियोजना जो है कब शुरू किया गया था? तो इसका जो है निर्माण हुआ था मई 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और जोजिला दर्रा जो है लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। जोजिला टनल की लंबाई कितना है? तो जोजिला टनल की लंबाई जो है 13.14 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह है कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, और सबसे अधिक सोना उत्पादन जो है कौन सा देश करता है? तो सबसे अधिक सोना का उत्पादन जो है चीन करता है। और सबसे बड़ा सोना का भंडार किसके पास है? तो सबसे बड़ा सोना का भंडार जो है यूएई के पास है। भारत में घरेलू खपत सोना का अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है साइंस का क्वेश्चन है। तो जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देखा गया कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है। आपतन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण का मान होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है क्योंकि?
तो पानी की कठोरता को दूर करने के जियोलाइट प्रकरण में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है समूह ए एवं ओ से, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है समूह ए एवं बी से, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है समूह बी एवं ओ से, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 66। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μr, μv और μy क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह उपचयित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से पौधा एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो एकलिंगी पुष्प जो है उत्पन्न करते हैं तरबूज और पपीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन जो है कौन करता है? तो एक जोड़ी गुदा, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग, ये सब जो है मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। हम जैव निम्नकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके जो है कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनरल स्टडीज का जो है क्वेश्चन उतना ही था स्टूडेंट, तो उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को आदिकाल जो है नाम दिए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72। जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन जो है उषा प्रियवादा का है। तो उषा प्रियवादा जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गारसा द तासी को। क्वेश्चन नंबर 74। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं सूरदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? तो पाली भाषा का एक अन्य नाम है मगधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? तो मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र जो है साकेत पुस्तक में प्रतिष्ठित किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है जयशंकर का प्रसिद्ध नाटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 79। मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली मगही है। तो सॉरी स्टूडेंट, मागधी लिखा हुआ है। तो मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो मगही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80।
दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो यह युक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, निहार के रचनाकार कौन है? तो निहार के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, फेयरवेल का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो फेयरवेल का जो है हिंदी पर्याय क्या होगा? तो इसका जो है हिंदी होगा विदाई। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है इतिहास ग्रंथ का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है लेखक का नाम दिया हुआ है और उसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हिंदी साहित्य का अतीत। तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका नेक्स्ट है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी को। नेक्स्ट में दिया हुआ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 84 से लेकर के 86 तक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो साहित्य जगत की प्रचलित 2 अवधारणाएं कला जीवन के लिए तथा कला के लिए वस्तुतः कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोणों का प्रतिफलन है। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला जीवन के लिए सिद्धांत अनुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना एवं शिक्षा माना जाता है। इस सिद्धांत के मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार को महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। कला उनके लिए उनके वांछित सिद्धांतों के प्रचार का प्रमुख साधन होती है। दूसरी ओर कलावादी कला को मात्र सौंदर्यानुभूति एवं आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति एवं आस्वादन का साधन मानते हैं। उनके लिए कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कलावादी मानते हैं कि कलाकार की उपलब्धि मात्र कलागत सौंदर्य के स्वतंत्र एवं निरपेक्ष महत्व की प्रतिष्ठा में है। इसके साथ ही कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कला स्वतः पूर्ण एवं आत्मनिर्भर मानी जाती है, जिसका प्रयोजन किसी भी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता और न जिसका सौंदर्य परक प्रतिमानों से इतर किसी भी प्रकार के नैतिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक मानदंडों से मूल्यांकन ही किया जा सकता है। कालक्रम की दृष्टि से कला जीवन के लिए का सिद्धांत अधिक प्राचीन है। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ लिए हैं, अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 84, साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो है कौन सा कथन सही है? तो कला का सौंदर्य परक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है, ये कथन जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है? तो कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन जो है काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं? तो मूल्यवादी सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कुमाऊनी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है जौनसारी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बुंदेली,
फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी बोली जो है पहाड़ी बोली नहीं है? तो बुंदेली जो है पहाड़ी बोली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 से लेकर के 92 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, बेबानी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके, और कहनी अनकहनी का रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसे ताकत कबीर की भाषा में है, वैसे बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? तो कबीर की वाणी के विषय में जो है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? तो कबीर के सामने भाषा का रूप जो है भाषा लाचार सी नजर आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? तो कबीर की भाषा में जो है कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके, ऐसी हिम्मत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? तो आकह कहानी को मनोग्राही बना दे। क्वेश्चन नंबर 92, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? तो कबीर ने जो है बात को उससे उसी रूप में जो है भाषा से कहलवा लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हम लोग 93 से 95 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग गद्यांश में से ही देंगे, कहीं अलग से या अपने मन से जो है नहीं देंगे। तो तमिलनाडु के पास बंगाल की खाड़ी के तट पर पांडिचेरी स्थित है। यहाँ भारत और फ्रेंच भाषाओं का संगम दिखता है। पांडिचेरी का अरविंद आश्रम और मनकुल विनायक मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थानों में शामिल है। तमिल के सुख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस विनायक का स्तुति गान किया। यहाँ के अरविंद आश्रम में नित्य भक्तों की भीड़ उनकी समाधि के इर्द गिर्द देखी जा सकती है। यहाँ से कुछ ही दूर अंतर्राष्ट्रीय आवासीय बस्ती के रूप में विकसित औरबिले स्थित है। यह मातृ मंदिर मां अरविंद की याद में बना है। विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से औरबिले की स्थापना की गई है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93, पांडिचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पांडिचेरी के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, और इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है पांडिचेरी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पांडिचेरी में अरविंद आश्रम है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पांडिचेरी तमिलनाडु राज्य का अंग है, तो ये गलत है। पांडिचेरी जो है तमिलनाडु राज्य का अंग नहीं है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय किनका स्तुति गान किया था? तो भारती ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है मनकुल विनायक का स्तुति गान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है? तो ये जो है औरबिले की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जो है शामिल नहीं है? तो भोजपुरी जो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 97, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा जो है द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो खासी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्रविड़ परिवार की भाषा जो है कौन कौन है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है और तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 99 से 102 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि सिन्हा लाइब्रेरी के प्रबंध की उपयुक्त व्यवस्था हो जाए। ट्रस्ट पहले से मौजूद था, लेकिन आवश्यकता यह थी कि सरकारी उत्तरदायित्व भी स्थिर हो जाए। ऐसा मसविदा तैयार करना था कि जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी न टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल और पोषण की भी गारंटी मिल जाए। जरा टेढ़ी खीर थी। एक दिन एक चाय पार्टी के दौरान सिन्हा साहब मेरे पास चुपके से आकर बैठ गए, मतलब जगदीश चंद्र माथुर के पास आकर बैठ गए। सन 1949 की बात है। मैं नया शिक्षा सचिव हुआ था, लेकिन सिन्हा साहब की मौजूदगी में मेरी क्या हंसती। इसीलिए जब मेरे पास बैठते और जरा विनीत स्वर में उन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी की दास्तां कहनी शुरू की तो मैं सकपका गया। मन में सोचने लगा कि सिन्हा साहब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और गवर्नर तक से आदेश के स्वर में सिन्हा लाइब्रेरी जैसी उपयोगी संस्था के बारे में बातचीत कर सकते हैं। वह मुझे जैसे कल के छोकरे को क्यों सर चढ़ा रहे हैं, उस वक्त तो नहीं, किंतु बाद में मैं गौर करने पर दो बातें स्पष्ट हुई। एक तो यह कि मैं भले ही समझता रहा कि मेरे लल्लू चप्पू हो रही है, किंतु वस्तुतः उनका विनीत स्वर उनके व्यक्तित्व के उस साधारणतः अलक्षित और आर्द्र पहलू की आवाज़ थी जो पुस्तकों तथा सिन्हा लाइब्रेरी के प्रति उनको भावुकता के उमड़ने पर मुखरित होता था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग गद्यांश में से देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 99, सिन्हा साहब लाइब्रेरी के लिए कैसा मसविदा तैयार करना चाहते थे कि? तो सिन्हा साहब लाइब्रेरी के लिए जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रस्ट का अस्तित्व भी रहे, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सरकार द्वारा संस्था की देखभाल हो, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पोषण की गारंटी मिले, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, माथुर साहब क्यों सकपका गए? तो माथुर साहब जो है लाइब्रेरी के प्रति सिन्हा साहब की भावुकता के कारण सकपका गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिन्हा साहब किनके साथ और किस लिए आदेशात्मक स्वर में बात कर सकते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मुख्यमंत्री से, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षा मंत्री से, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है राज्यपाल से, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिन्हा साहब जो है मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और राज्यपाल तक से सिन्हा लाइब्रेरी जैसे उपयोगी संस्था की देखभाल के बारे में आदेशात्मक लहजे में बात कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथुर साहब जिसे लल्लू चप्पू समझते थे वह वास्तव में क्या था? तो वह जो है वास्तव में लाइब्रेरी के प्रति प्रेम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को जो है बीजप्पन काल की संज्ञा दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तबार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है गारसादा तासी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अज्ञेय जी को जो है कितनी नावों में कितनी बार
कृति के पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 106, तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह जो है कौन है? तो चिंतामणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। तो हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना जो है कौन है? तो प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं, तो हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना जो है कौन है? तो प्रेमचंद के फटे जूते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, मनु भंडारी का संग्रह नहीं है। तो कौन जो है मनु भंडारी का संग्रह नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मैं हार गई, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यही सच है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है लंदन की एक रात, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनु भंडारी का जो है संग्रह जो है कौन नहीं है? तो लंदन की एक रात जो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लंदन की एक रात जो है पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो मोहन राकेश के जो है आधे अधूरे नाटक में जो है टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इस वाक्य में क्रिया जो है संभाव्य भविष्यत काल का बोध करा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें जो है अर्ध विराम चिन्ह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है नई नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना अकेला आकाश किस विद्या की रचना है? तो कितना अकेला आकाश जो है यात्रा वृत्त विद्या की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इस वाक्यांश के लिए जो है सही शब्द है अजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थाई भाव है। क्वेश्चन नंबर 117, दंत महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो दंत महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मनोदशा का सही संधि विच्छेद है मनः जोड़ दशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 119, सुख दुख की भाव विस्मयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो यह युक्ति जो है महादेवी वर्मा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिक्षण शब्द में अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है निषेधवाचक वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है कि सारी की नारी की ही सारी है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में जो है संदेह अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में जो है अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है?
तो कौन सा शब्द जो है उपसर्ग रहित है? तो सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तब वाक्य में जो है भाववाच्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो जो है द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है कौन सा निबंध नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मजदूरी और प्रेम जो है सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 131, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं आनंद वर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? तो साहित्य लहरी में जो है सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134, इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? तो तिमिर का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का विलोम होगा प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? तो हिंदी की जो है इसमें कौन बोली नहीं है? तो मलयालम जो है हिंदी का बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रहरी जो है पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? तो ताप के ताए हुए दिन ये रचना जो है त्रिलोचन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय को क्या कहते हैं? तो अध्याहरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है हम लोग 139 से 141 तक जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है अनुच्छेद से। तो पहले जो है हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो जीवन रुकने का नहीं चलने रहने का नाम है। कुछ लोग असफलता की अवस्था में निराश होकर अपने उत्साह का दामन छोड़ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि परिश्रम और प्रयत्न में तो भाग्य को बदलने की भी क्षमता रहती है। आलसी बनकर रोना धोना व्यर्थ है। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसे अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। आलसी बनकर समय व्यर्थ करना अपने साथ अन्याय करना है। हमें अपने साधनों एवं क्षमताओं का प्रयोग कर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। हमें भावनात्मक कार्य होगा यहाँ पे। तो कार्य की अपेक्षा रचनात्मक कार्य करना चाहिए। दुख में घबराना कायरता का प्रतीक है। हर शाम सूरज को ढलना ही है, रात को आना ही है। तो क्या अंधेरे में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहा जाए या उठकर एक दीपक जला लें? सूरज के समक्ष दीपक की क्या बिसात, पर एक दीपक भी पर्याप्त है एक घर को रोशन देने के लिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 139, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जीवन किसका नाम है? तो जीवन जो है निरंतर कर्मत रहने का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 140, उपयुक्त गद्यांश में एक दीपक भी पर्याप्त है, घर को रोशन करने के लिए पंक्ति से क्या अभिप्राय है? तो इस पंक्ति से अभिप्राय है कि छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रेरणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भावनात्मक और रचनात्मक कार्यों में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो भावनात्मक और रचनात्मक कार्यों में जो है रचनात्मक कार्य जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? तो ये जो है विस्मयादि बोधक अवयव के बोधक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पवन, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है समीर, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अनिल, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायु का जो है पर्यायवाची शब्द जो है कौन है? तो वायु का जो है इसमें पर्यायवाची शब्द पवन है, समीर है और अनिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 145, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो कनिष्ठ शब्द में जो है इष्ट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के जो है 4 अंग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? तो ये जो है अवधी भाषा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? तो प्रथम और तीसरे चरण को जो है विषम चरण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सम चरण जो है किसको कहते हैं? तो द्वितीय व चतुर्थ चरण को जो है सम चरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वह जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हिंदी में जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSC TRE 4.0 में हिंदी TGT पेपर 1 का एग्ज़ाम है या 6 to 8 में जिनका हिंदी पेपर है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।